बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब लंदन में मरियम नवाज़ पहुँची हैं तो कुछ तो करेंगी, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी उसी ट्रैक पे चढ़ा दिया है जिस पे वो खुद चढ़ी हुई थी। और मियाँ साहब से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जिसके बाद सवालात ही सवालात खड़े हो गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक लंबी चार्जशीट जो है वो सुना दी है। आज ना सिर्फ वो सुनाई है बल्कि बहुत अजीब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं। मैं डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा अगले वीलॉग्स के अंदर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में कितनी मुलाकातें, कितने टेलीफोन, कौन कौन से बंदे से सारा दिन कौन कौन आता था और कैसे मिलते रहते थे। ये सारा कुछ मैं आपको तफसीलात बता दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को इतनी मुलाकातों का और इतनी मौजों का कभी भी जो है माहौल मुयसर नहीं आया जितना मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा की वालदा या मेरी अहलिया जो है उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। ये तो वैसे हुआ था और गलत हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये सब ने किया था, ये चंद लोगों ने किया था और वो नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें PMLN के लोग भी करते हैं जो गलत है, ये किया जाना हमेशा से गलत है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ को मेरे सामने गिरफ्तार किया गया दोबारा। नैब वालों से पूछा गया कि क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो बताया गया कि वो झूठा केस ले आए हैं और साथ में गिरफ्तारी के वारंट भी ले आए हैं। अब मैं परेशान हूँ कि नैब वालों से नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि आप मेरी बेटी को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आगे से नैब वालों ने ये कहा कि हम झूठा केस लेकर आए हैं। यार ये कोई करने वाली बात है मियाँ साहब? इज़ इट पॉसिबल कि किसी ने आपको गिरफ्तार करना और वो आके आपको ये कहे कि जनाब आपके खिलाफ हम झूठा केस लेकर आए हैं और आपको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये तो नहीं हो सकता। ये तो NRO आपको पाकिस्तान में अब मिला हुआ है, उस वक्त तो ये NRO नहीं था। फिर मियाँ साहब ने कहा कि जिस तरह गिरफ्तार किया गया मेरी बेटी को, हज़ारों बेटियां अपने वालिदैन के सामने गिरफ्तार होती हैं, जेलों के अंदर मौजूद हैं। मियाँ साहब ये पहली बेटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोटी बेटी जो है मरियम नवाज़ की, वो रोना शुरू हो गई जब गिरफ्तार किया जा रहा था। तो जब मॉडल टाउन में गोलियाँ चलाई जा रही थी उस वक्त भी बच्चियाँ रो रही थी कि हमारी माँ को गोलियाँ मार दी गई हैं। और बहुत सारी रोती हुई बच्चियों की तस्वीरें जो हैं वो 25 मई के तशद्दुद में भी नज़र आ रही थी, उस पर भी ज़रा आप तवज्जो दे दें। और एक बच्ची जो मेंटली रिटार्टेड थी, बीमार थी, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ से पूछिएगा, उन्होंने उसके माँ को और बाप को कितने दिन तक अंदर रखा और किस तरह का टॉर्चर किया, सिर्फ आपके एक रिश्तेदार को करप्शन के केस से बचाने के लिए। एक बच्ची जो ज़हनी तौर पे माजूर थी, वो अपनी माँ के बगैर खाना भी नहीं खाती थी, उसकी माँ को और उसके बाप को, बगैर किसी जुर्म के उसकी माँ को, और क्योंकि वो जुर्म में साथी था आपके एक रिश्तेदार के, तो अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए आपने दोनों माँ बाप को पकड़ लिया और पकड़ के इतने अरसे तक उनको बंद रखा कि इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और ये शहबाज शरीफ ने किया था। अपने भाई से पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा जुल्म क्यों किया। मियाँ साहब ने एक बड़ी दर्दनाक कहानी अपनी सुनाई है, लेकिन ऐसी बेशुमार दर्दनाक कहानियाँ पाकिस्तान की जेलों में मौजूद हैं। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद, 40 साल तक इस मुल्क में हुक्मरानी करने के बावजूद, इस ख़ानदान ने कभी भी इस तरह की तकालीफ और इस तरह के जो दर्द हैं उनका अजाला नहीं होने दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज एक और काम किया है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब से वो बहुत मुतासिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उनका एब्सोल्युटली नॉट इस वक्त जो है वो हर तरफ वायरल हो रहा है। शरीफ ख़ानदान से अगर आप पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो चाहेंगे कि हम इमरान खान बनना चाहते हैं। वो आज भी ऐसा ही लगता है। थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, फिर अब नवाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान दस्तखत करते हैं किसी चीज़ पे, ये सारे दस्तखत करने चले जाते हैं। वो चाय के अंदर कोई डबो के रोटी खा ले, ये सारे वो करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों से मिल ले, ये बच्चों से मिलना शुरू हो जाते हैं। वो बुज़ुर्गों से मिल ले, ये बुज़ुर्गों से मिलना शुरू हो जाते हैं। अब देखना ये है कि ये अपना हेलीकॉप्टर कब ख़राब करेंगे कहीं पे उतरने के लिए, कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर ख़राब करके ये उतरेंगे अचानक और उतर के लोगों से मिलेंगे। यानी इमरान खान जो करें या उससे जो हो जाए ये उसकी नकल करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो एक बड़ी अजीब बात की वो मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत बना था, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, हम किसी के प्रेशर में नहीं आए थे। मेरे सामने प्लेट में रखकर $5 अरब पेश किए गए, हमने उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हमें नहीं चाहिए। बात यह है मियाँ साहब, अब उसामा बिन लादेन को भी कह देते कि एब्सोल्युटली नॉट, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उनसे तो पैसे ले आए थे। आप असगर खान केस जो है वहाँ पे जब IGI पैसे बांट रही थी, आप वहाँ पे भी कह देते कि एब्सोल्युटली नॉट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब आप ये
बना रहे थे लंदन के अपार्टमेंट्स, तो उस वक्त जो आपको पैसा दे रहे थे, जिस तरह भी दे रहे थे, उनको भी आप कह देते कि एब्सोल्युटली नॉट, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो सारे थोड़े थोड़े पैसे तो आपने पकड़ लिए। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बड़ा साफ साफ बताया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जब वेल्डिंग किया करते थे ना, जिस दौर के अंदर स्क्रैप को, उस दौर में हम एटम बम बना चुके थे। जब भट्टी में स्क्रैप वेल्ड करते थे नवाज शरीफ साहब, उस दौर में हमने एटम बम तैयार कर लिया था। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा नवाज शरीफ तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे और ना भुट्टो साहब घास खाकर एटम बम बना सकते थे। ये पाकिस्तान का काम था, अफवाज पाकिस्तान का काम था, वो इसके पीछे थी और अवाम की सपोर्ट उनके साथ थी। लोगों ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि धमाका करो, नहीं तो लोग की ताड़ा धमाका कर देंगे। और मियाँ साहब को मजबूरन ये करना पड़ा था, और मजबूरी भी ऐसी कि मियाँ साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं दुनिया के सामने कसम खा सकूं कि मैं इसके हक में नहीं था, मियाँ साहब ने एटम बम का बटन नहीं दबाया। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग ना, इनकी दो तीन चीज़ें आप जहन में रखें। एक तो इनके इलाके बड़े मुश्किल है, ये आसान इलाके नहीं है, यहाँ पे आप लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, इन इलाकों में एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में आप जा रहे हैं या एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, तो आपको बाज़-औक़ात सारा दिन या बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, बड़ा कठिन रास्ता है। नंबर तीन, यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, यानी इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, तो ये दूर जाके वोट भी नहीं डाल सकते। तो ऐसी हलकों में और ऐसे इलाकों में नौजवान वोटरों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ ये धांधली की गई है, और ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा गया कि किसका वोट हटाना है और किसका नहीं हटाना। ये कोशिश की गई कि जो वोटर भी इमरान खान को वोट डाल सकता है, उनकी ज़्यादा तादाद को मुतासर किया जाए। अब ये लगातार शिकायतें आ रही हैं, ये लोग गरीब हैं और सिर्फ उन वोटरों को सहूलत दी गई है जो हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जमातों या उनके उम्मीदवारों को उनकी जानिब से मेंशन किए गए कि जनाब ये हमारे वोटर्स हैं, ये तो यहीं पे रहेंगे, तो वो तो वोटर वहीं पे रहे, लेकिन ये वोटर्स हमारे नापसंदीदा हैं तो ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये काम पहले भी किया गया था इलेक्शन में कि बाकायदा PMLN के दफातर में बाकायदा उनके डेरों पे बैठ के ये फैसला किया गया कि किस किस जगह से कितने कितने वोटर निकालने और कौन कौन से वोटर्स निकालने हैं। बाकायदा लिस्टें लाई जाती थी कि जनाब फलानी गली में ये 1500 वोटर है, फलानी जगह पे ये वोटर है, फलानी जगह पे ये इतने वोटर हैं, ये लिस्टें हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कार्रवाइयाँ डाली वोटर लिस्टों के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं डली। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी वही गंद मारा जा रहा है, यानी जो खेल बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खेलती रही है, वही अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी खेलने जा रहे हैं। यानी मोहरों को इक़्तिदार में बैठाकर उनके ज़रिए से यहाँ पे हुकूमत की जाएगी, जैसा कि ये पहले भी करते रहे हैं। अगर आप एक फेयर ओपिनियन लें तो गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब लगभग सारी सीटों पे ही जीत जाएंगे। वहाँ पे नौजवान नहीं, ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि तमाम लोग जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हत्ता कि कैप्टन सफदर की एक वीडियो आती है, वो एक बच्चा, उसने हाथ में PTI का झंडा पकड़ा हुआ, छोटा सा बच्चा है, तो कैप्टन सफदर उससे ज़बरदस्ती नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है और शर्मिंदा भी नहीं हो रहा। यानी हर तरफ जहाँ जाते हैं ना, बच्चों की ज़बान पे, बड़ों की ज़बान पे इमरान खान है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बड़े गयूर लोग हैं, कश्मीर के बड़े गैरतमंद पाकिस्तानी हैं। ये लोग किसी सूरत भी गलत जगह पे वोट नहीं डालेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। देखिए आज एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे जुल्म कर रही है, अगर किसी और पे कर रही होती है तब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मजालिम से तंग है, उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ किया उन चीज़ों से बहुत नाला है, लिहाजा इनका वोट इमरान खान की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब जिस किस्म का धांधली का बंदोबस्त किया गया है या जिस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है, कोशिश तो पूरी की जाएगी अपने मोहरों को लाकर बिठाया जाए। कश्मीर में अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दे दिया, क्योंकि आपको याद होगा जब कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो 12 सीटें जो बाहर से जीत कर उम्मीदवार आ जाते हैं, जो कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं होता, वहां पे 2 नंबर तरीके से लाहौर में इलेक्शन करवाया जाता है, पंजाब में वहां से 10 सीटें निकाल लेते हैं, एक KP से निकाल लेते हैं, एक सिंध से निकाल लेते हैं। तो इन 12 नशिस्तों के जरिए से कश्मीर में हुकूमत बनाने का तनासुब ही तब्दील हो जाता है। यानी कश्मीर में टोटल 53 लोग होते हैं, सारे मिला मिलू के जो आपकी बाकी सीटें मखसूस होती हैं वो भी आप मिला लें, तो कर कर आगे इतने लोग बनते हैं। इसमें 12 लोग बहुत अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी। तो जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी कश्मीर की, उनका एक सबसे देरीना और मेन मुतालबा ये था कि आइंदा कश्मीर के अंदर जो भी हुकूमत बने वो कश्मीरियों के वोटों से बने, जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए उनके वोटों से ना बने। भाई अब जो लोग लाहौर में रहते हैं वहां पे धांधली करके 2 नंबर तरीके से ये वोट इकट्ठे करके अपना हुकूमत बना लेते हैं डंडे के जोर के ऊपर।
यानी बाहर से अपनी 10-12 सीटें जीत कर आ जाते हैं। कश्मीरी अगर इनको रिजेक्ट भी कर दें तो फिर भी इनको, अच्छा ये सीटें, एक और बात याद रखिएगा, ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों की है, ये जम्मू के इलाकों की है, वहां की सीटें जिनको यहां पे इन्होंने इकट्ठा किया हुआ। इस तरह तो फिर आप ये इलेक्शन बरतानिया में भी करवाएं। अगर कश्मीरी किसी जगह पे रहते हैं और उन्हें वोट डालने का हक है आज़ाद कश्मीर के बाहर भी, तो फिर आप बरतानिया में करवाएं, 5-6 सीटें यहां पे भी लेकर आएं। यहां तो ज्यादा बड़ी तादाद में कश्मीरी जो हैं वो बसते हैं। यूरोप में ले जाएं, वहां पे 2 सीटें दे दें, और ममालिक में ले जाएं, कोई 10 सीटें आप पाकिस्तान के अंदर आपने रखी हुई, तो 10 सीटें आप पाकिस्तान के बाहर भी रखें, 10-12 सीटें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां पे धांधली करना भी मुश्किल होगा। लेकिन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो सबसे मेन मुतालबा था वो तस्लीम नहीं हुआ, और राणा सनाउल्लाह ने कहा जनाब इनके जो तनासुब से यहां से हम जीतेंगे ना, उससे हम अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे। यानी उन्होंने इस स्टेटमेंट में 2 बातें क्लियर कर दी। नंबर 1, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सेक्टर कमांडर, इन सब की पूरी सपोर्ट के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट के बावजूद, पूरे सिस्टम की मदद हासिल करने के बावजूद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इस पोजीशन में नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर सारी सीटें जीत जाएं या वो अपनी आसानी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। इसके लिए उन्हें वो 12 सीटें चाहिए होंगी जो आज़ाद कश्मीर के बाहर से लोग मुंतखब होकर आएंगे, और इन्हीं लोगों के जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना घिनौना खेल हर मरतबा खेलती है, और इस मरतबा भी यही किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पास टाइम बहुत थोड़ा है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बता दिया गया कि आपने ज़्यादा खापर ओला नहीं डालना, हमने ये 2 जगह आपको नहीं देनी। तहरीक इंसाफ को बाकायदा आगाह कर दिया गया है, जो लोग राब्ते में रहते हैं, कि जनाब ये 2 जगह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको दें, क्योंकि ये हमने उन्हीं को देनी है जिन्हें हमने वफाक में इक़्तिदार में बैठाया हुआ अपने साथ। उन्हीं लोगों को हम ये 2 इलाके देंगे, आज़ाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी। आप इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन आपने ज़्यादा रौला नहीं डालना। ज़बानी बयानात वगैरह आप देने, लेकिन आपसे ये हुकूमतें हम आपको नहीं बनाने देंगे। ये बात उनको बता भी दी गई है और इसकी तैयारी भी कर दी गई है। लेकिन अब डिपेंड करता है यहाँ के अवाम के ऊपर कि कश्मीर के अवाम क्या करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम क्या करते हैं। वैसे तो जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया सानहा खुदा न खास्ता करवा देगी पाकिस्तान में, जितनी तेज़ी से यहाँ पे गंद मारा जा रहा है। अब नाज़रीन, इसाक डार साहब ने अमेरिका में जाके एक स्टेटमेंट दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने। ज़रा पहले आप स्टेटमेंट सुने, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। डार साहब कहते हैं जी, अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दें और अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा। तो मेरे चंद छोटे छोटे सवाल हैं डार साहब से। नंबर 1 ये कि डार साहब के अपने पैसे किधर हैं, डार साहब के अपने बच्चों के पैसे किधर हैं, इन्होंने दुबई में कितनी इन्वेस्टमेंट की है और बाकी जगहों पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और कितना पैसा इन्होंने दूसरे मुल्कों में लगाया और क्यों लगाया, और वो पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते, और कब वो पैसा डार साहब और उनकी फैमिली लेकर पाकिस्तान में आएगी। पहले तो इस सवाल का जवाब दे दें। दूसरा, वो बताएं कि उनकी जो अपनी लीडरशिप है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनके बच्चे, इनके पैसे कहाँ पे हैं और ये कहाँ पे कारोबार करते हैं, और इनका कितना कारोबार कितने देशों में फैला हुआ है, और किस किस बड़े आजम पे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके ये ढीठों की तरह रहते हैं। तो भाई आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं अपना माल लेकर पाकिस्तान में आ जाओ, और आप पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, चाहे आपकी जाली हुकूमत है, लेकिन आप अपना माल लेकर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, बल्कि आप लगातार माल पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करते रहते हैं। तीसरा सवाल मेरा इनसे यह है कि पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल क्या है, इंसाफ की सूरत हाल क्या है। क्या पाकिस्तान में ये ओवरसीज पाकिस्तानी अपने माल के साथ आएंगे तो महफूज रहेंगे। आज मैं जिस ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलता हूं वो कहता है जी हमारा पहले दिल करता था पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब मैंने कहा जी क्यों नहीं जा रहे, अक्सर पूछता हूं मैं कहा यार हम तो फंसे हुए, हम नहीं जा नहीं पाते, हमारा तो दिल करता है हम चले जाए पाकिस्तान, तो तुम लोग तो जाओ, तुम लोग क्यों नहीं जाते, चक्कर लगा के आया करो। वो कहते जी पहले जाते थे, अब दिल बहुत बुरा होता है, जितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, जितनी मायूसी पाकिस्तान में फैली हुई है, जितने गम और तकलीफें हैं, आसपास लोग बेचारे भूखे हैं, तो अब हम जाते हैं तो हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता, हम छुट्टी मनाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत ने मुझे ये बातें बताई हैं। वो कहते जी हमारे बच्चे अब जाना नहीं चाहते, वो ये कहते जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ बहुत जुल्म है, वहाँ तो इंसानों को मार देते हैं, अमनो अमान भी नहीं है। तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे पैसा लेकर आए, आपने वहाँ पे अमन नहीं छोड़ा, इंसाफ नहीं छोड़ा, इनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। यहाँ पे तो लुट मार है पाकिस्तान के अंदर, इदारे आकर लूट लेते हैं, सिस्टम के अंदर जो है वो खांचे लगाए हुए हैं जगह जगह पे, हर जगह पे लुटेरा बैठा हुआ है, इट पुटो लुटेरा निकल आता है। तो इनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जब जब पैसा लेकर आए, कई मरतबा लोगों के पैसे डूबे, या बेशुमार मिसालें हैं, लोगों ने बताया कि जनाब वो पैसा लेकर पाकिस्तान गए थे, बड़ी मुश्किल से निकल के आए जनाब, उत्ते काम नहीं हो सकता। तो आपने कारोबार वाला माहौल ही नहीं बनाया हुआ, पाकिस्तान से लोग पैसा ले लेकर बाहर भाग रहे हैं, वो जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं जी पैसा लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। भैया आप उन्हें कोई वजह तो बताएं ना कि वो क्यों आ जाएं। देखिए आना चाहिए पैसा, पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, लेकिन कोई उसकी आप
कोई ग्राउंड बनाएं उसकी, कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं, कोई इंसाफ फराम करें, कोई अमनो अमान फराम करें, कोई स्टेबिलिटी लेकर आए पाकिस्तान के, अवाम की मुंतखब हुकूमत लेकर आए, अदलिया अपना काम कर रही हो, इदारे सारे अपना काम कर रहे हो, अमनो अमान हो पाकिस्तान में, हालात अच्छे हो पाकिस्तान में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में, तो लोग आ जाएंगे, लोग जरूर आएंगे। आप सहूलत देंगे, लोग जरूर आएंगे, लेकिन इस तरह नहीं आएंगे कि आप मुंह से जाकर कह देंगे कि जनाब मैं तो अपना पैसा लेकर निकल गया हूं पाकिस्तान से, तो तुम अपना पैसा लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। सारे लोग हमारी तरह पागल नहीं होते। मैंने पाकिस्तान में अपनी एक भी चीज नहीं बेची, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही था, वहीं पे मैंने वापस जाना है, वहीं पे उसी मिट्टी में मैं जाऊंगा, और वही मेरा मुल्क है। मुझे उसी मिट्टी के हवाले किया जाएगा। मैं उस मुल्क का मालिक हूं और वो मुल्क मेरा है, हम सबका है। तो हर कोई ऐसे नहीं होता। लोग सोचते हैं लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, सब दीवाने नहीं होते। तो लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आपको यहां माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरा, एयरपोर्ट्स के ऊपर तो आप इनको इज्जत नहीं देते, वोट का हक आपने इनको दिया नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे आपको चाहिए। जब इमरान खान ने कहा और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि जनाब हमें वोट का हक दिया जाए, तो आपने उन्हें वोट का हक ही नहीं दिया। वो वोट तो डाल नहीं सकते, पैसा आपको उनका चाहिए। मैं अभी यहां बरतानिया में आया हूं और मैं यहां पे रह रहा हूं, मुझे यहां पे वोट डालने के लिए वो आ गया लेटर कि आप वोट डालने आ गए। मेरा वोट बन गया। मैंने एक यहां पे इंटरनेट के ऊपर ही उसको मैंने खोला लिंक को, उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें डालें। मैंने वो इन्फॉर्मेशन डाली, मेरा वोट बन गया, मैं जाकर वोट डाल के आ गया। और बिल्कुल जिसको मैंने वोट डाला उसी को निकला वोट, बड़े आराम से। कोई वोट चोरी नहीं हो रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, बड़े आराम से गए। कोई वहां पे जनाब फौज नहीं खड़ी हुई थी, कोई निजाम खराब नहीं हो रहा था, कोई बैलेट बक्से लेके नहीं भाग रहा था, कोई अन्नी नहीं पड़ी हुई थी। लोग आ रहे थे ऐसे सेलिब्रेशन के अंदाज में, हेलो हाय करते थे, जाके अपना अपना वोट डालते थे, वोट डाल के वापस चले जाते थे गुड बाय कह के, इतने आराम से। यानी मैं यहां का रहने वाला भी नहीं हूं, मैं तो अभी आर्थिक तौर पे यहां पे रह रहा हूं। मुझे भी वोट डालने का उन्होंने हक दिया और आपने अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं दिया। एयरपोर्ट के ऊपर आप उन्हें तंग करते हैं, रिश्वत उनसे ली जाती है, हर जगह उन्हें परेशान किया जाता है, और फिर आप कहते हैं जनाब कि वो आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर जंगी सूरत हाल ना होती ना तो वजीर आजम बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देते हैं अवाम को। राणा साहब को 4-5 साल से तो जंग नहीं लगी हुई ना, 4 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत को हो गए। जंग तो 2 महीने 3 महीने की कहानी है सारी। उससे पहले कौन सा ऐसा रिलीफ दिया गया अवाम को? बल्कि जितना थोड़ा बहुत अवाम के पास रिलीफ था वो सारे रिलीफ आपने छीन लिए। हत्ता कि छोटी छोटी चीजें, बहुत ही यानी इतनी छोटी चीजें हैं कि बेमानी लगती हैं बाज़ औक़ात, कि पनाह गाहें गिरा देना, उन्हें खत्म कर देना, लंगर खाने खत्म कर देना, हेल्थ कार्ड हर आदमी की जेब में था उसको खत्म कर देना। ये बहुत घटिया और छोटी चीजें थी, ये भी की गई। यानी आम आदमी को जो रिलीफ किसी तरह मिला हुआ था पिछली हुकूमत में या उससे पिछली हुकूमत में, वो सारा भी छीन लिया इन्होंने। और अब ये कहते हैं कि रिलीफ पैकेज अनाउंस करते, कैसे करते? ये जंग अमेरिका की, इसराइल की और ईरान की है। उन 3 मुल्कों को इतनी मुसीबत नहीं पड़ी हुई जितनी पाकिस्तान को पड़ गई है। इंडिया के अंदर चीजें नॉर्मल हैं, श्रीलंका में चीजें नॉर्मल हैं, बांग्लादेश में चीजें नॉर्मल हैं, अफगानिस्तान में चीजें नॉर्मल हैं। हमारे यहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। वजीर आज़म ने बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देना था अगर ये जंग ना होती। भाई जंग तो 2-3 महीने की कहानी है ना, उससे पहले आपने कौन सा रिलीफ पैकेज दिया, ये आप बता दें अवाम को। अब नाज़रीन, थोड़ा सा मैं कुछ इंटरनेशनल खबरें 1-2 वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है इसराइली मीडिया में, चैनल I-24 और इसराइल का एक चैनल 14 है, इसके अंदर जो है वो खबरें छपी हैं। और CNN ने भी ये खबर दी है, कुछ अमरीकी मीडिया भी ये कह रहा है कि मुआहदा तो ऑलमोस्ट हो गया जो फाइनल होना था ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत और मुश्तबा खामनाई दोनों की तरफ से इसकी फाइनल अप्रूवल बाकी है। दोनों तरफ एक कन्फ्यूजन है। कुछ ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई ने अभी तक इसकी कोई हतमी मंजूरी नहीं दी और ना ही डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर इससे खुश हैं। अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन मुआहदा जो उसकी तहरीर है वो तैयार हो चुकी है ऑफिशियली, लेकिन फाइनली उसको अनाउंस करना कि जनाब ये मुआहदा हो गया हमारा, इसके मुताबिक अब ये जंगबंदी रहेगी अगले 2 महीने तक, और उन 2 महीनों के अंदर हम फलानी चीज़ हम शुरू कर देंगे। भारत अमरीकी मीडिया का एक हिस्सा दावा कर रहा है कि ये हो गया, दूसरा हिस्सा दावा कर रहा है कि नहीं, अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं। और ईरान की जानिब से भी इसी तरह से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब चीज़ें तय हो गई हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि जी अभी चीज़ें तय होना बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मसला यह है कि वो बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी वो अपने हुर्मुज़ में से ताकत के बलबूते पे या अपनी बैरिया के साथ स्कॉट करके टैंकर्स को निकलवाएं और ईरान की मर्जी के खिलाफ आपने हुर्मुज़ में से बैरी जहाज़ों के गुजरने का सिलसिला एक मरतबा शुरू कर दें। क्योंकि एक मरतबा ये शुरू हो गया ना तो फिर ये रुकेगा नहीं, लगातार जहाज़ गुजरते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे, और फिर जहाज़ों को मारने का मतलब ये है कि दुनिया के साथ दुश्मनी लेना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान की धाक बैठी हुई है, वो वहाँ फायरिंग कर देता है
गुज़िश्ता रात दोबारा फायरिंग का वाकया पेश आया बंदरबास और उसके आसपास के इलाकों में। तो आबने हुरमुज़ जो है ना वो स्टिल एक टेंशन का बायस बना हुआ है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये तो जो सिचुएशन आगे चलेगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे, वहाँ हल्की बुल्की झड़पें भी अभी चलती रहती हैं, लेकिन ये एक खबर मेरे पास है अमरीका से। अमरीकी इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला एक डॉलर छापना चाहती है, एक नोट छापना चाहती है, लेकिन ये नोट कितने डॉलर का है ये आप देखिए। अमेरिका का जो सबसे बड़ा नोट है ना अभी तक वो $100 का है। $100 से बड़ा अमरीकी नोट नहीं है। तो $100 का जो अमरीकी नोट है वो लगभग 28,000 रुपये पाकिस्तानी, क्योंकि 280 रुपये के आसपास डॉलर का रेट होता है, तो ये 28,000 रुपये ऑलमोस्ट बनते हैं एक अमरीकी डॉलर का अगर 100 का नोट है तो, जो उनका बड़ा नोट है। तो अमरीकी इंतजामिया ट्रंप की तस्वीर वाला $250 का नोट लाने की कोशिश कर रही है। इसकी एक तस्वीर भी जारी हुई है। ट्रंप साहब काफ़ी उस पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर जारी की गई है नोट की, $250 का नोट है। अब